आपको पहले बता चुके हैं कि जब रेफ्रिजरेशन से इंट्रोडक्शन हुआ इंसान का, जब इंसान कूलिंग की इम्पोर्टेंस समझने लगा तो उस वक्त कूलिंग पैदा करते थे सिर्फ बर्फ़ से। हाँ, बर्फ़ घुला के कूलिंग पैदा होती थी या बर्फ़ में सामान रख देते थे, तो बर्फ़ बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो ऐसा रहता है कि जैसा कोई जगह है, मान लीजिए यहाँ एक जगह का नाम है एर्राकुंटा। एर्रा मतलब लाल, कुंटा मतलब तालाब, लाल तालाब। तो किसी ज़माने में रहा होगा तालाब, लाल तालाब, हम लेकिन उसका नाम पड़ गया। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसा पावर की यूनिट है, आप सुने होंगे मोटर, 1 HP की मोटर, 2 HP की मोटर, सुने ना? हाँ। तो ये HP क्या होता है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर है HP। तो HP मतलब उस ज़माने में जब पावर ईजाद हुई थी, जब देखते थे कि हाँ भाई इस चीज़ को खींचा जाए तो 1 घोड़े की ताकत, 2 घोड़े की ताकत, तो ये चीज़ को खींचने के लिए 4 घोड़े चाहिए, तो इसके लिए 4 HP की ताकत चाहिए, तो 4 HP, 5 HP, 6 HP ऐसा। तो उस ज़माने में जब ये यूनिट्स बनना शुरू हुए, इंसान जागरूक होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता, जब साइंस उसके दिमाग में आने लगी और जब टर्मिनोलॉजी आने लगी तो ये टर्म्स पड़ गए। लेकिन बाद में आज की दुनिया में कहाँ घोड़े, कौन सी ताकत? घोड़े की ताकत तो नहीं है, लेकिन मोटर तो आज भी बोलते हैं 1 HP की है, नाम तो भी नहीं है ना? नाम तो वही रह गया, उसके नाम की डिटेल भूल गए लोग। हाँ। लेकिन नाम तो वही रह गया ना, 1 HP। तो हाँ। 1 HP आज की डेट में 746 वॉट्स इज इक्वल टू 1 HP। ये ब्रिटिश यूनिट के हिसाब से है, और जो है मैट्रिक यूनिट के हिसाब से 735.5 वॉट्स इज इक्वल टू 1 HP। तो ये उसकी डिटेल्स बता दी गई, कैलकुलेशन बता दिया गया कि आज की डेट में, अब आज घोड़े को भगा के तो देख नहीं सकते कि कितनी पावर है, नहीं देख सकते, तो ये वॉटेज के हिसाब से कैलकुलेट करके ये बता दिया गया कि 1 HP इज इक्वल टू इतने वॉट्स। तो कोई मशीन इतने वॉट्स ले रही है, दैट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर 1 HP। तो ऐसे ही उस ज़माने में 1 टन बर्फ़ अगर एक टेबल पे रख दिया जाता था और उसके ऊपर से पंखा चला जाता था, और वो बर्फ़ एक दिन में अगर पिघल जाती थी, तो बर्फ़ पिघलते जाती थी, और पिघलने के लिए चाहिए लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो हवा में से एब्जॉर्ब कर लेती थी, और वो हवा ठंडी होती थी, वो बादशाह सलामत को लगती थी, तो ठंडी हवा। ये एयर कंडीशनिंग की इब्तिदा, एयर कंडीशनिंग की स्टार्ट, एयर कंडीशनिंग का स्टार्ट हुआ ऐसे। लेकिन उस वक्त तो पावर का कोई मामला नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी, तो बर्फ़ ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये वो लोग ये मानने लगे कि भाई 1 टन बर्फ़ पिघली एक दिन में, तो ये 1 टन कूलिंग दे दी इसने, ठीक है ना? अगर 2 टन बर्फ़ एक दिन में पिघली तो 2 टन कूलिंग दे दी, इस तरह से। लेकिन आज भी ये नाम वैसे ही, रिवाज वैसे ही कायम है। हाँ। आज भी वैसे ही बताते हैं 1 टन कूलिंग, वो 1 टन का AC है। तो अब जो 1 टन का AC है, ये क्या मतलब हुआ? उस ज़माने में तो 1 टन बर्फ़ पिघलाते थे। अब बाज़ लोग सोचते हैं यार ये तो AC वाले तो बड़े ताकतवर रहते हैं, 1-1 टन का AC उठा लेते। 1 टन का मतलब कितना हुआ? 1000 किलो। तो क्या वो 1000 किलो के बराबर वजन उठा सकते कोई? नहीं। इंसान है, जिन थोड़ी है। तो लेकिन बाज़ लोगों के जहनों में ये भी आता है कि यार 1 टन का AC उठा लेता है, ये बोलता देखो क्या ताकतवर आदमी है। तो ऐसा नहीं है, असल वो वेट वाला टन अलग है, और ये टन जो रेफ्रिजरेशन वाला है ये अलग है। दिस इज कॉल्ड टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसको शॉर्ट में TR भी लिख देते हैं, TR, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो उसकी डेफिनेशन क्या हुई? 1 टन बर्फ़ को एक दिन में पिघलने के लिए जितनी हीट मिली या उसने जितनी कूलिंग दी, दैट मच कूलिंग इज कॉल्ड 1 टन। ये कूलिंग की यूनिट हो गई अब 1 टन। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन यानी वर्बली तो यही हुआ कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द कूलिंग प्रोड्यूस्ड बाय एनी मैकेनिज्म इक्विवेलेंट टू
द कूलिंग प्रोड्यूस्ड बाय 1 टन ऑफ आइस वाइल मेल्टिंग इन 1 डे। एक दिन में पिघलते हुए 1 टन बर्फ जितनी कूलिंग देती है उतनी कूलिंग कोई भी मशीन दे दे तो उस मशीन को कह देंगे 1 टन की है। अब वो कूलिंग है कितनी ये जानने की कोशिश करेंगे हम अभी, ठीक है। तो जिस तरह से 2 पैरेलल यूनिट चलती है, एक इंपीरियल यूनिट ब्रिटिश वालों की और एक मैट्रिक यूनिट, तो ऐसे ही जब टन की बात आई तो टन में भी 1 टन मैट्रिक, एक मैट्रिक टन जो है, एक मैट्रिक टन बराबर है 1000 किलो के, ठीक है। लेकिन 1 टन इंपीरियल, 1 टन इंपीरियल, ये इंपीरियल टन जो है ये बराबर है 2000 पाउंड के, 2000 पाउंड, ठीक है। तो हमको ये वाला लेना है, ये जो हमारे पास का टन है ना वो ये वाला टन है इंपीरियल टन के हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब हमने ये बताया था आपको कि 1 टन आइस को मेल्ट करना है, तो इसका मतलब 2000 पाउंड्स आइस को मेल्ट करने के लिए एक दिन में जितनी कूलिंग वो दे दे, यानी जितनी हीट ले ले, दैट मच हीट विल बी कॉल्ड और दैट मच कूलिंग विल बी कॉल्ड 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है ना। तो अब देखिए 2000 पाउंड बर्फ है हमारे पास, ठीक है, 2000 पाउंड, और हमको ये मालूम है कि 1 पाउंड बर्फ पिघलने के लिए लेती है 144 BTU। BTU है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये हीट की यूनिट है। तो 1 पाउंड बर्फ पिघलने के लिए लेती है 144 BTU। तो हमको कितनी बर्फ पिघलानी है? 2000। हमको 2000 पाउंड पिघलानी है। तो 2000 पाउंड इंटू 144, ठीक है, ये एक दिन में पिघलानी है। तो 2000 पाउंड इंटू 144 हो गया 2,88,000 BTU पर डे। ये हो गया एक दिन में 2,88,000 BTU अगर कोई मशीन निकाल लेती है तो इसका मतलब वो 1 टन की मशीन है। तो 2,88,000 BTU पर डे, मगर आमतौर पे पर डे की बात नहीं चलती। जैसा बस की स्पीड बताते हैं हम, तो क्या पर आवर की बात करते हैं या पर मिनट की बात करते हैं या पर डे की? पर आवर की, है ना। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे। तो हम भी पर आवर की बात करेंगे, इज इक्वल टू 2,88,000 2,88,000 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 12,000 BTU पर आवर। ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया 12,000 BTU पर आवर। अगर कोई मशीन ले रही है तो उसे कहेंगे 1 टन की मशीन, ठीक है ना।